आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं अब बात करूंगा हमास के उन कैदियों की या फिलिस्तीन के कैदियों की, और उनमें से उस कैदी की कि जो अब फिलिस्तीन का हुक्मरान बन सकता है, फिलिस्तीन का सदर बन सकता है। तो वो कैदी कौन से हैं? और ये बहुत बड़ी बात है, जो इजराइल से कैदी छोड़े जाएंगे उनमें से वो कैदी जिसे फिलिस्तीन का नेल्सन मंडेला कहा जाता है, वो कौन सा कैदी है, कितनी उसकी इम्पोर्टेंस है। और इसके अलावा जो 280 कैदी छोड़े जाएंगे, देखिए 280 कैदी ये हैं, बाकी जो 7 अक्टूबर 2023 के बाद अरेस्ट हुए थे वो छोड़े जाएंगे। कुल 2000 के करीब छोड़े जाएंगे, लेकिन ये जो 280 कैदी हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इनमें भी कई ऐसे हैं जो बहुत माना रखते हैं फिलिस्तीन के लिए, जो फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पे लगा दी। तो वो कौन से चेहरे हैं, वो कौन सा शख्स है जिसे फिलिस्तीन का नेल्सन मंडेला कहा जाता है? क्या वाकई वो फिलिस्तीन का हुक्मरान बनेगा और उस पर अमेरिका और इजराइल एतमाद कर लेंगे? क्या है पूरा, उस पर हम रिपोर्ट पेश करेंगे। और बहुत इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है। हमास और इजराइल के दरमियान एक बड़ा मुआहदा करीब है, जिसमें गजा में कैद इजरायली यरगमालियों की रिहाई के बदले कई फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जा रहा है। हमास ने तकरीबन 280 कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया था, लेकिन ट्रंप के मंसूबे के तहत सिर्फ 250 कैदियों को रिहा किया जाएगा। इस फहरिस्त में मरवान बरगूती समेत कई सरकर्दा फिलिस्तीनी रहनुमा शामिल हैं। ये आप देखिए, यही सबसे ज़्यादा चर्चा में नाम है, मरवान बरगूती, जिसे नेल्सन मंडेला कहा जाता है फिलिस्तीन का। तो हालांकि बीच में खबर ये आ रही थी कल कि इजराइल इस बात के लिए तैयार नहीं कि इन्हें छोड़ा जाए, लेकिन छोड़ना तो पड़ेगा क्योंकि ये शर्त है और ये अमरीकी मुआहदा है। अब यहाँ पे आप देखिए कि मरवान बरगूती वो शख्स हैं जिन्हें फिलिस्तीन का पहला सदर बनने का मुमकिना उम्मीदवार तस्वुर किया जा रहा है। वो एक मुमताज़ सियासी और अस्करी रहनुमा है। ये आप देखिए कि इनकी अहमियत देखिए। वो इजराइल के खिलाफ कई हमलों में मुलविस होने पर जेल की सज़ा काट रहा है। बरगूती को 40 साल कैद और 5 उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। तो ये, और इजराइल इन्हें बहुत ही ख़तरनाक आतंकवादी तस्वुर करता है, इन्हें बहुत ही ख़तरनाक दहशतगर्द मानता है। लेकिन देखिए, मैंने कई बार ये बात डिबेट में कही और आपने सुनी भी होगी कि सीरिया में क्या हुआ सीरिया में जो जुलानी था उस पर तो अमेरिका ने 88 करोड़ का इनाम रखा हुआ था, इतना बड़ा इनाम। और वो ISIS जो खूंखार दहशतगर्द तंजीम, उसका सेकंड कमांडर था, यानी आप देखिए। और उसके बाद जब STS बनाया तब भी उसका सरबराह, और बहुत ही खतरनाक। लेकिन अमेरिका ने क्या किया? तो क्या ये माना जाए कि उसी नज़रिए से इन्हें देखा जा रहा है या उसी एतबार से इन्हें रिहा किया जाएगा? क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। लेकिन ये फिलिस्तीन की बहुत बड़ी जीत है, ये हमास की बहुत बड़ी जीत है, आप समझ लीजिए। क्योंकि इन्हें, जो मरवान बरगूती हैं, इन्हें नेल्सन मंडेला कहा जा रहा है। अब यहाँ हमास ने जिन नामों का मुतालबा किया है उनमें फिलिस्तीनी तहरीक फतह के रहनुमा मरवान बरगूती, हमास के रहनुमा अब्दुल्ला बरगूती, इब्राहिम हमीद, हसन इस्लामा, अब्बास सैयद और पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन के सेक्रेटरी जनरल अहमद सादत शामिल हैं। इन तमाम रहनुमाओं ने तवील अरसे से फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए जद्दोजहद की है। ये आप देखिए कि ये बहुत बड़ी बात है। और कई बड़े रहनुमा, यानी ये जो कैदी हैं मामूली कैदी नहीं है, एक बड़ा सौदा हमास ने किया। इसका मतलब है हमास ने ये जो बंधकों को छोड़ने की तैयारी की, 20 बंधकों के बदले आप तस्वुर नहीं कर सकते कि 250 कैदी। और ये 250 कैदी कोई आम नहीं है, जैसा कि मैंने बताया
اور ان میں جن کا نام لیا ہے ان کی بڑی اہمیت ہے، اور ان کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ یہ کتنی بڑی کامیابی، اتنی قربانی ہوئی، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ قیدی چھوٹیں، اور جیسا کہ ابھی اسرائیلی پارلیمنٹ میں یہ اتفاق رائے سے طے ہو گیا ہے کہ انہیں ان قیدیوں کو چھوڑنا ہے۔ اب یہاں پہ مروان برغوثی کون ہے، یہ اگر ہم دیکھیں تو جاننا ضروری ہے، کیونکہ آنے والے دنوں میں یہی فلسطین کے صدر بن سکتے ہیں۔ یہاں مروان برغوثی نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز 15 سال کی عمر میں تحریک فتح سے کیا تھا۔ مروان فلسطینی رہنما یاسر عرفات کی قیادت میں چلنے والی تحریک کا سرگرم رکن تھا۔ اپنے پورے سیاسی کیریئر کے دوران عبداللہ نے مسئلہ فلسطین اور دو ریاستی حل کے لیے کام کیا۔ اسرائیل نے اسے 2002 میں گرفتار کیا تھا۔ اس وقت اسرائیل نے مروان پر الاقصی شہداء بریگیڈ کی بنیاد رکھنے کا الزام لگایا تھا۔ حالانکہ مروان نے اس کی تردید کی تھی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور ہم ایسا کچھ بھی نہیں بنا رہے ہیں، لیکن ان پہ یہی الزام لگا کر کے اور انہیں اریسٹ کر لیا گیا تھا۔ اب یہاں پہ دیکھیے عبداللہ برغوثی کون ہے، وہ بھی آپ سمجھیے۔ عبداللہ برغوثی پر کیفے موومنٹ اور عبرانی یونیورسٹی بم دھماکوں سمیت متعدد حملوں کا الزام ہے۔ عبداللہ کو کل 66 اسرائیلیوں کی ہلاکت کا مجرم قرار دیا گیا تھا۔ ان کو 2003 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق عبداللہ 66 اموات یعنی 66 اموات کے ذمہ دار ہیں۔ انہیں حماس کے لیے دھماکہ خیز مواد کا سینئر ماہر سمجھا جاتا ہے۔ 53 سالہ عبداللہ کو 67 یعنی 67 عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے، جو دنیا کی طویل ترین قید ہے۔ عبداللہ مروان برغوثی کا رشتہ دار ہے۔ انہیں حماس انجینئر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ جیل میں رہتے ہوئے عبداللہ نے کتاب پرنس آف شیڈوز انجینئر آن دی روڈ لکھی، جس میں کئی کی کہانیاں موجود ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ واقعی اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑا سرمایہ فلسطین کے لیے، فلسطینیوں کے لیے۔ تو یہاں پہ اسرائیل کے خلاف اس کی جدوجہد کی تفصیل جو ہے وہ موجود ہے اور اسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ اب ہم بات کریں گے ابراہیم حمید کی، یہ کون ہے اور یہ بھی رہا انہیں کیا جانا ہے۔ ابراہیم حمید کو اسرائیل کا سب سے خطرناک قیدی تصور کیا جاتا ہے۔ وہ حماس کے عسکری ونگ کا کمانڈر تھا اور اسے متعدد حملوں کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا۔ اسے 46 اسرائیلی اموات کا مجرم پایا گیا اور 54 کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ انہوں نے سیاست اور بین الاقوامی امور میں اعلیٰ تعلیم کی ڈگری حاصل کی ہے۔ تو یہ بھی آپ دیکھیے کہ انہیں بھی چھوڑا جائے گا۔ کہ یہ بڑے لیڈران کا چھوڑا جانا، اس کا مطلب جو نقصان ہوا ہے حماس کا یا فلسطین کا، جتنے بڑے لوگ مارے گئے، تو اگر یہ لوگ رہا ہوتے ہیں تو یہ پھر آ کر کے ایک طریقے سے کمان سنبھال لیں گے، نہ صرف حماس کی بلکہ پورے فلسطین کی۔ اب یہاں پہ دیکھیں احمد سعادت کون ہے، وہ بھی آپ سمجھیے۔ پاپولر فرنٹ کے جنرل سیکریٹری احمد سعادت کو 2006 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ وہ 30 سال قید کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ وہ کئی بار گرفتار ہو چکے ہیں اور جیل میں رہتے ہوئے انہوں نے ایکوز آف دا چین نامی کتاب لکھی ہے، جس میں اسرائیلی جیلوں میں ان کی قید کی تنہائی کو بیان کیا گیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے یہاں پہ وہ پھر سے میں اس کو کر رہا ہوں، یہاں پہ وہ کئی بار گرفتار ہو چکے ہیں اور جیل میں رہتے ہوئے انہوں نے ایکوز آف دا چین نامی کتاب لکھی، جس میں اسرائیلی جیلوں میں ان کی جو قید تنہائی کو بیان کیا گیا ہے کہ اس میں کیسے وہ جیل کے اندر رہیں، اس کا پورا خاکہ انہوں نے پیش کیا ہے۔ اب ایک اور ہے حسن سلامہ، یہ کون ہے؟ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب یہاں حسن سلامہ کو 1996 میں یحییٰ عیاش کے قتل کے بعد کئی حملوں کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ اسے 48
उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई हैं। वो तकरीबन 30 साल से जेल में हैं और सलामा को कई बार कैद तन्हाई भेजा जा चुका है, यानी तन्हा जहाँ कोई न हो, बिल्कुल ऐसे रखा गया है जहाँ पे टेररिस्ट को आमतौर से रखा जाता है। अब यहाँ पे एक और बड़ा नाम है, अब्बास सादात। अब यहाँ अब्बास अल सादात हमास के अस्करी विंग के सरबराह हैं। इन्होंने 2002 में नेतन्याहू के पार्क होटल पर बम धमाके का मास्टरमाइंड बनाया था। इन्हें 2002 में नेतन्याहू के पार्क होटल पर बम धमाके का मास्टरमाइंड बनाया गया था, जिसमें 30 अफराद हलाक हुए थे। इन्हें 150 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। इन्हें कई साल तक कैद तन्हाई में रखा गया और इजरायली जेलों में एक फाल कैदी समझा जाता है। ये आप देखिए, इसके अलावा और जो 250 लोग हैं, यानी ये बहुत बड़ी शख्सियतें हैं फ़िलिस्तीन के लिए और इजराइल के लिए बहुत बड़े दहशतगर्द हैं। अब इनका रिहा किया जाना, इनका छोड़ा जाना यकीनी है कि ये इजराइल की हार है और हमास और फ़िलिस्तीनी जो जंगजू हैं उनकी जीत है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो फ़िलिस्तीन को आकर के संभालेंगे। पूरा कमांड, यानी जो नुकसान हुआ, जैसा कि हमने कहा, वो इससे पूरा हो जाएगा। तो बहरहाल अभी जब ये छूट करके आएंगे, उसके बाद क्या सूरत हाल होगी, कैसा सब चलेगा, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि हमास के मौजूदा लीडरान ने जो सौदा किया, जो बातचीत की, वो बहुत आला पैमाने की बातचीत की है, बहुत अहम बातचीत की है और बहुत अहम शर्तों के साथ अपनी बात को मनवाया है। और यही वजह है कि इजराइल में बेचैनी है। नेतन्याहू हैरान और परेशान है, लेकिन उनके सामने इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। एक चीज़ और ये तय हो गई कि जो ग्रेटर इजराइल की बात हो रही थी और जो ये नेतन्याहू कह रहे थे कि 2 रियासती हल पर हम बात नहीं करेंगे, फ़िलिस्तीन को हम देखना नहीं चाहते, तो अब तो कम से कम ये तय हो गया कि फ़िलिस्तीन तो बनेगा, फ़िलिस्तीन आज़ाद होगा जब ये रहनुमा निकलेंगे। जाहिर है कि फिर मेरे ख्याल से 2 रियासती हल पर बात हो जाएगी, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर लीडर वही हैं जो यासिर अराफात के दौर में 2 रियासती हल पर बातचीत कर रहे थे। और अमेरिका भी शायद चाहेगा कि ये मसला 2 रियासती हल के ज़रिए ही निकले, क्योंकि पुतिन ने भी यही कहा जब इजराइल ने बात की, बेंजामिन नेतन्याहू ने। यही बात जो है अमेरिका भी कह रहा है और दुनिया 180 मुल्क वोट कर चुके हैं, वोट डाल चुके हैं कि 2 रियासती हल के अलावा कोई हल नहीं है। इसलिए अब इजराइल को मानना ही पड़ेगा। बहरहाल जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहेंगे न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।